चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्गमित करने वाले हैं। यह भी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी मैंने पिछले वीडियो में जो है अक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब किस में निकालेंगे, निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव समायोजन बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव समायोजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदु ले लेंगे इस तरह। एक बिंदु क्या ले लेंगे, एक सिरे पर ए और दूसरे सिरे पर, इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है ऊपर से नीचे की ओर। मान लेंगे दो बिंदु आवेश है, बिंदु ए पर -q आवेश है और बिंदु बी पर +q आवेश है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव समायोजन। एक पर -q आवेश हो, एक पर +q आवेश हो और दोनों के बीच की दूरी क्या हो, अल्प हो, यानी 2l हो, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष बिंदु O से, अक्ष बिंदु कहाँ होगा, ठीक मध्य बिंदु पर। तो अक्ष बिंदु O से ऊर्ध्वाधर या लंबवत दिशा में जो r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों सिरों से क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। इस तरह देखो, यहाँ आपको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 इंटू P/RQ होता है। और जब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 2P/RQ, तो वो होगा अक्ष स्थिति में। तो इस सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, उस तरीके के इसका फिगर बना लेना। अब क्या करेंगे कि जब हम इसका फिगर आगे तैयार करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करना, इस उभयनिष्ठ त्रिभुज का ध्यान दीजिएगा। अगर यह बिंदु O AB का अक्ष बिंदु है तो यह इसका यल दूरी होगा और यह भी क्या होगी, इसकी यल दूरी होगी, यानी -q आवेश से O की दूरी यल और +q आवेश से O की दूरी भी क्या होगी, यल होगी। अब मान लेंगे कि यह जो बिंदु P है ये इन दोनों सिरों से थीटा कोण पर रख दे रहे हैं। अगर बिंदु P इन दोनों सिरों से थीटा कोण पर अगर उपस्थित हो तो हम इस तरह देख रहे हैं, और किस दिशा में है, लंबवत दिशा में है, ऊपर की ओर। तो 90 डिग्री इधर भी बनेगा। अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज, दोनों में से किसी एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग कर लीजिएगा। POA में चाहे POB में, हम प्रयोग करते हैं POA में, इस त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। पढ़े होंगे आप लोग त्रिकोणमिति में। आइए फिगर में देखिए, cos थीटा = आधार कौन है, तो इस त्रिभुज में आधार कौन है, यल। अब कोण हमारे पास नहीं है तो कोण का मान निकालने के लिए लंब और आधार का वर्ग करते हैं। तो r² + l²। अगर कोण का मान निकालना है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और रूट में लिखा जाता है, यानी कोण बराबर होगा रूट में r² + l², यानी लंब का वर्ग बटा आधार का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कोण का वैल्यू आपने निकाल लिया। तो cos थीटा का सूत्र का प्रयोग करेंगे जब परिणामी तीव्रता क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब हमने क्या किया कि अब एक सूत्र लिखेंगे जिसको पहले से लिखते आ रहे हैं। चूंकि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका संकेत क्या होता है, E। उसका सूत्र क्या होता है, तो 1/4πε0 इंटू Q/r² से। यही वो सूत्र है जिससे हम अक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो हमने कहा कि यह जो दूरी यहाँ से है वो कितनी है, r² + l²। तो ये भी दूरी क्या होगी, r² + l²। कोण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, दोनों दूरी बराबर होगी। -q से +p की दूरी भी उतनी ही होगी और +q से p की दूरी उतनी ही होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी को दो भागों में क्या करिएगा, विभाजित कर दीजिए इस सूत्र को। तो क्या करेंगे आप, ये आप लिखेंगे तो ये देखेंगे, चूंकि बिंदु A के लिए या A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी,
तो मान लेंगे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, E1 हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, मतलब आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूरी उतनी ही है। तो E1 बराबर क्या निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार अगर E1 का वैल्यू इतना निकल गया हमारा, तो हमको क्या करना है, E2 का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, E2 का मान भी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आपको बढ़िया से। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार निकला है। अगर माइनस क्यू अवश्य, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का प्रयोग हम लोग नहीं करते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निरक्ष स्थिति में प्लस माइनस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे सब धनात्मक ही निकालेंगे। अब इसी प्रकार बिंदु बी के कारण अगर तीव्रता हमको निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 का सूत्र क्या होगा, तो वही होगा जो E1 का सूत्र है, क्योंकि निरक्ष स्थिति में दोनों में अंतर कुछ होगा नहीं, दोनों एक ही जैसा होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, समान है। अब माइनस क्यू प्लस क्यू आवश्य लेना नहीं है, क्योंकि निरक्ष स्थिति में है, मतलब ऊपर की ओर। भाई जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा हो, तो अगर वो कितना भी गलत व्यक्ति क्यों ना हो, सभी लोग क्या करते हैं, अच्छी बात करते हैं। ये थोड़ा कहेगा कि फलाना बहुत खराब था, कोई कह देते उसी समय सब लोग क्या करें, झाड़ा कर लेंगे। लेकिन जो ऊपर की ओर जा रहा हो, जब व्यक्ति मर रहा हो, तो सब लोग क्या करते हैं, उसकी अच्छी बातें करते हैं। अच्छी मतलब प्लस बात करेंगे। इसका मतलब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो दूरी होगी, भले दूरी दोनों के लिए एक जैसी है, इसीलिए प्लस और माइनस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों स्थितियों में बिंदु ए के लिए भी और बी के लिए भी एक ही समान होगा। अब परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़कर परिणामी तीव्रता, तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़िए, E इक्वल टू हो जाएगा, E1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और प्लस E2 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और पूरा का इंटू क्या लगा देंगे, कास थीटा। जब निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़ेंगे, दोनों की तीव्रता जोड़कर कास थीटा से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो उसके दोनों पद समान है, इसलिए क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू बाई नीचे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और कास थीटा का मान हम निकाल चुके हैं। कास थीटा का मान क्या है, यल बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और थोड़ा सा जाएगा 2QL को लिख सकते हैं, Q इंटू 2L। समान पद है, एक रूट वाला है एक बिना रूट वाला है। जैसे अगर 5 हो और करनी में 5 हो, तो गणित में से 5 पर पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो दोनों पद एक जैसा है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना लिख सकते हैं, 3/2, क्योंकि इसका एक पावर और इसका कितना पावर होता है, आधा पावर होता है, तो एक पावर आधा जोड़कर 1.5 पावर होगा, और 1.5 पावर को गणित में क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। जब यह लाइन आप लिख देंगे, तो हमेशा पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि R इज ग्रेटर देन क्या हो, यल की तुलना में हो, यानी R जो है, ये जो R दूरी है वो काफी बड़ी हो जाए और यल क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। तो यल छोटा हो जाए मतलब यल बराबर क्या रख देंगे, 0। तो जब यल बराबर 0 रखेंगे, R काफी बड़ा हो जाए, तब की बात है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P कहते हैं। P का सूत्र होता है Q इंटू 2L, आप पढ़े होंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। नीचे L की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 0 का स्क्वायर होल पावर कितना है, 3/2 है। तो समझ लीजिएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा, अब यह R पर स्क्वायर है और ये पावर 3/2 है, तो दोनों पावर आपस में गुणा करेगा, पावर का पावर से गुणा करा दीजिए, यानी R पर पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना पावर बचा यहाँ पर, पावर 3 पावर। तो E इक्वल टू क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई नीचे कितना R, और पावर कितना बचा ऊपर, 3 पावर। यह निकल गया निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
फिर अगर परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 4πε0 इंटू क्यू बाई आर क्यू होगा। बस यहाँ क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। तो निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक निगमित परीक्षण बड़ा पूछता है, इसकी तैयारी अच्छी तरह बोर्ड एग्जाम के लिए कर लीजिएगा।